हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 6th ऑफ मार्च। सो पहला टॉपिक जो हमारा है वो आपके सामने नेशनल पेंशन स्कीम का रहने वाला है। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज ईपीएफओ का फॉर्म आ चुका है। तो वी विल ट्राई कि हर स्कीम को जो है वो हम रिवाइज करते हुए चलते रहे साथ साथ में। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो वन टाइम ऑप्शन जो है वो लाने वाले हैं सेलेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, कि वो माइग्रेट कर सके ओल्ड पेंशन स्कीम पे। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं वो वन टाइम ऑप्शन एक लाया जाएगा उनके लिए कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो एक पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यानी कि सिर्फ पेंशन का ही स्कीम नहीं है, ये एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट का भी स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि प्रोवाइड करता है ओल्ड एज सिक्योरिटी टू सिटीजंस ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं 60 प्लस हो जाने के बाद में जो ओल्ड एज सिक्योरिटी का एक कंसर्न हुआ करता है, उसके लिए ये पेंशन स्कीम को लाया गया है नेशनल लेवल पे। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये वॉल्यूंटरी है, यानी कि आपके इच्छा अनुसार है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि नहीं आपको कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। आप अगर चाहते हो कि आपके सीनियर सिटीजन होने पे आपको एक कहीं ना कहीं मतलब कुशन का काम करे ये स्कीम, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसलिए ये पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसको डिफाइन करता है कि कंट्रीब्यूशन जो होगा आपका रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम का, वो डिजाइन किया गया है कि सब्सक्राइबर्स जो होंगे उसके उनको ऑप्टिमम तरीके से डिसीजंस ले सके अपने फ्यूचर के लिए, और साथ साथ में किस तरीके से वो सिस्टमैटिक सेविंग्स होगा उनके वर्किंग लाइफ का। मतलब जब तक वो काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके से पैसों को बचा करके और किधर निवेश करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर कंप्लीटली निर्भर करेगा। एनपीएस जो है वो कहीं ना कहीं इनकलकेट करता है, यानी कि इंक्लूड करता है हैबिट फॉर सेव करने का, ताकि रिटायरमेंट जाकर के हम कहीं ना कहीं मतलब सुरक्षित रह सके। और ये एक अटेम्प्ट है कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ा जा सके, कि एडिक्वेट फंड वगैरह हो सके, रिटायरमेंट के समय में एक इनकम का प्रॉब्लम ना हो। स्कीम जो है वो रेगुलेट कौन करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बेसिकली ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल पेंशन स्कीम को कौन रेगुलेट करता है, तो इसको रेगुलेट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करता है, यानी कि पीएफआरडीए करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत कवर्ड है। साथ साथ में जो नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट है उसको भी एस्टैब्लिश किया गया इसी बॉडी के द्वारा, पीएफआरडीए के द्वारा, जो कि रजिस्टर्ड ओनर भी है सारे एसेट्स का अंडर एनपीएस। तो एक ट्रस्ट भी इसके तहत लाया गया है। नाउ कौन ज्वाइन कर सकता है, ये भी हम देख सकते हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक, एनी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, मतलब एनआरआई को भी कवर करता है। एज ग्रुप क्या होना चाहिए, तो 18 to 70, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है 18 to 45, 18 to 60, लेकिन ये 18 से 70 साल तक के लोगों को कवर करता है। और कहीं ना कहीं मतलब ये जो लोग होंगे वो एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं कि बुढ़ापे में पेंशन के लिए ये काम कर सके। एनपीएस जो है वो ओपन किया गया है, मतलब एनआरआई भी ओपन करा सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि इंडिविजुअल जो भारत के नागरिक हैं और साथ साथ में एनआरआई, दोनों के लिए ये ओपन है। कॉन्ट्रीब्यूशंस जो एनआरआई देंगे वो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के द्वारा सब्जेक्टेड होगा, और ये प्रिस्क्राइब करा जाएगा आरबीआई और फेमा के द्वारा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो बेसिकली ये दोनों जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे एनआरआई के लिए। हालांकि जो ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या पीआईओ जो है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स के, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ये एलिजिबल नहीं होंगे कि वो एनपीएस अकाउंट ओपन करा सकें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन कौन जो है उनको एक्सक्लूड किया गया है एनपीएस से। तो आपको पता होना चाहिए ओसीआई, पीआईओ कार्ड होल्डर्स और एचयूएफ, ये तीनों एक्सक्लूडेड हैं। और इंक्लूडेड में हमने देख लिया इंडियन सिटीजन्स और एनआरआई दोनों ही ओपन करा सकते हैं। एज ग्रुप याद रखिएगा 18 to 70। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, काफी डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम आते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी समय से चर्चा में रहा है ज्ञान वापी मस्जिद के मुद्दे को लेकर के भी, और बाकी तरीके से भी, जिस तरीके से वहां पे कॉरिडोर वगैरह डेवलप किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वही यहाँ पे कंटेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लाया है, और साथ साथ में जो रिमोट इंडियन विलेजेस हैं उनको टूरिस्ट मैप में कवर करा जा रहा है, ताकि रीडेवलप किया जा सके रिलीजियस सेंटर्स का, जैसे कि वाराणसी का काशी विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है, और ये आपके सामने काशी विश्वनाथ टेम्पल का इमेज। साथ साथ आप देखोगे तो ये मंदिर आप सभी को पता है काशी में लोकेटेड है, यानी कि वाराणसी में, और ये डेडिकेटेड भगवान शिव को है। ठीक है, इसके अलावा ये जो टेम्पल है वो आपको गंगा के वेस्टर्न बैंक में नजर आ जाएगा, ईस्टर्न बैंक में नहीं, वेस्टर्न बैंक पे गंगा के। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये है भगवान शिव का।
इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो टेम्पल है वो दर्शाता है नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर है बेसिकली आप पढ़े होंगे आर्ट एंड कल्चर में कि एक द्रविड़ा होता है जो कि साउथ इंडिया वाले रीजन में और एक नागरा होता है जो कि नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में। तो ये नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को दर्शाता है जहां पे स्पायर्स एट द टॉप आपको देखने को मिलेंगे। ये आप इमेज को वापस से देखिएगा तो इस तरीके से ये जो है ये स्पायर्स आपको टॉप पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है टेम्पल का ये 3 हिस्सों में है। पहला जो है वो स्पायर हमने देख लिया, दूसरा जो है वो गोल्ड डोम है, आप वापस से देखिए दूसरा जो है वो गोल्ड डोम, ये रहा आपको गोल्ड डोम नजर आ रहा होगा। इसके अलावा आप तीसरा देखोगे तो तीसरा जो है वो आपको एक गोल्ड स्पायर मिलेगा टॉप ऑफ द सैंक्टम विद अ फ्लैग एंड अ ट्राइडेंट। तो सबसे ऊंचा में क्या है, ये देखिए ये सबसे ऊंचा में आपको फ्लैग और ट्राइडेंट त्रिशूल जो है भोलेनाथ जी का वो और आपको जो झंडा है वो नजर आ जाएगा एकदम टॉप पे। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है और इसी तरीके से चीजें आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं कि इसको डिमोलिश कब किया गया था, तो 1194 में 1194 उस वक्त मोहम्मद ऑफ घोर जो थे, घोरी बेसिकली उनके द्वारा यह डिमोलिशन किया गया था। और फिर 1505 से 1515 में सिकंदर लोदी के द्वारा भी किया गया था, यानी कि मोहम्मद घोरी और बाद में फिर सिकंदर लोदी, ये डिमोलिशन में कहीं ना कहीं इनका हाथ रहा है। और उसके बाद में 1669 में मुगल वंश के राजा औरंगजेब जो है वो भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट किए थे ज्ञान वापी मस्जिद को उसी जगह पे। तो ये जो ज्ञान वापी मस्जिद जो काफी ज्यादा अभी कंट्रोवर्शियल रहा है, तो ये 1669 में औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा आप देखोगे तो राजा मान सिंह जो थे उन्होंने टेम्पल को बनवाया था मुगल एम्पेरर अकबर के समय में। तो राजा मान सिंह जो है बेसिकली उन्होंने इस मंदिर में निर्माण में भूमिका निभाई थी। साथ साथ में राजा जो तोदरमल है वो फर्दर रीबिल्ड किए थे इस टेम्पल को 1585 में, राजा तोदरमल का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। ये टेम्पल जो है वो बेसिकली आपको नजर आ जाएगा कि कहीं ना कहीं 1780s में लेट महारानी अहिल्याबाई होलकर जो है उनके द्वारा बनवाया गया। एग्जैक्टली जो है करेंटली जो आज आप मंदिर देखोगे काशी विश्वनाथ का, उसको उस तरीके से बनाने में सबसे बड़ा जो रोल है वो 1780 में बनवाया गया। किसके द्वारा? महारानी अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर वंश की रानी हुआ करती थी। और बाद में 1839 में जो 2 डोम्स हैं टेम्पल के वो कवर किए गए, गोल्ड डोनेट किया गया पंजाब केसरी और महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। बेसिकली जो पंजाब केसरी की उपाधि भी उनको दी गई थी महाराजा रंजीत सिंह को, तो उन्होंने सोना जो है वो दिया था ताकि वो जो सोने का परत आप देखोगे वो इनके द्वारा ही दान किया गया था। और ये बनवाया किसके द्वारा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, महारानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की। नेक्स्ट 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, ताकि कहीं ना कहीं जो मंदिर है और जो गंगा नदी है उन दोनों को जोड़ा जा सके और ओवरऑल जो ओवर क्राउडिंग होता है उसको टैकल किया जा सके। और बाद में कहीं ना कहीं 2021 में कॉरिडोर का इनॉग्रेशन भी कर दिया गया। और 2022 में जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, यानी कि जो गर्भगृह है जहां भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, तो वहां पे गोल्ड प्लेट से कहीं ना कहीं मतलब किया गया। और इसके बाद में ये जो गोल्ड प्लेट है ये साउथ इंडिया के ही एक इंसान ने दिया था जो कि एनोनिमस है, अपना नाम बताने से उन्होंने मना कर दिया था। और 60 kg का गोल्ड उन्होंने डोनेट किया था काशी विश्वनाथ के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम अगेन समर्थ स्कीम, तो इसके लिए भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये एक फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। स्किल को डेवलप करने से जुड़ा ये स्किल है ताकि कहीं ना कहीं टेक्सटाइल सेक्टर में हम अपने स्किल को बढ़ा सके। तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम को लॉन्च किया है, ये जो अनस्किल्ड लेबर है हमारे उनको फोर्स में लाना चाहता है कि वो स्किल्ड हो सके और साथ साथ में अलग अलग सेक्टर्स में उनका काम हो सके। तो अनस्किल्ड से स्किलिंग के तरफ में हम काम कर रहे हैं। ये यूथ को स्किल करने से जुड़ा हुआ है ताकि वो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ले सके। और इसके अलावा टेक्सटाइल मार्केट में काफी बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है भारत का, उसमें हम अपने वैल्यू को बढ़ा सकें और साथ साथ में स्पिनिंग और वीविंग के अलावा भी बाकी चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट हो सके। नाउ ये जो स्किल प्रोग्राम है बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा अलग अलग एजेंसीज के द्वारा कंडक्ट किया गया है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का पार्ट हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए वो चीजों को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस वगैरह, एनजीओ, सोसाइटीज, ट्रस्ट, ये सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बात कर सकते हैं। तो समर्थ स्कीम, मिनिस्ट्री याद रखिएगा, टेक्सटाइल्स, और साथ साथ में जुड़ा कौन है, तो बेसिकली आप देखोगे तो ये स्किल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में अनस्किल्ड वर्कर्स को स्किल सिखाने से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक द हिंदू का आर्टिकल, और ये बताता है कि रघुराम राजन जी ने रिसेंटली कहा है कि भारत डेंजरसली क्लोज है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के। और ये बेसिकली जो टर्म है इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं, ये देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है
बेसिकली एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है लो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स, यानी कि जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो लो है 1950 से 1980 के दशक में, यानी कि आप कह सकते हो कि एलपीजी रिफॉर्म्स होने से पहले वाले एरा में, और जो कि एवरेज करता था अराउंड 4% का, यानी कि डबल डिजिट वाली ग्रोथ नहीं है ये 4%, 3-4% के आसपास में रहने वाला जो ग्रोथ रेट 1950 से 1980 के समय में भारत का इकोनॉमी जो है वो लो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ जो दिखा रहा था, उसी चीज को कहीं ना कहीं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से दर्शाया गया। और इस टर्म को कोई बालकृष्णन है उन्होंने इसको एग्जैक्टली टर्म किया था 1978 के आसपास में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने इसको भी डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा लास्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। रिसेंटली वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि साल 2026 के अंदर आपको हॉटेस्ट ईयर जो है वो देखने को मिल सकता है, और साथ साथ में जो पेरिस क्लाइमेट डील के तहत हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं कि कम करना, तो वो बोल रहे हैं कि वो तो ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि वो कंट्रोल हम कर ही नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे कहीं ना कहीं करतूत है वो कम करने वाले नजर आ ही नहीं रहे हैं। नाउ कमिंग टू द ज्योग्राफी पार्ट, अभी ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपको रिसेंटली जो हमने करंट अफेयर्स का वीडियो कवर किया था कि अनयूजुअल हीट फेब मंथ में, तो वहां पे हमने बताया था कि किस तरीके से एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वगैरह, जो कि डिटेल में हमने डिस्कस किया। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं मतलब अभी के लिए हम एल नीनो ला नीना को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। बेसिकली नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप देखोगे, फिलहाल ये जो मैप है ये तो आपको देखने को मिलेगा कि एल नीनो वाले समय में नॉर्मल कंडीशंस में ये पैसिफिक ओशन आप मान लीजिए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, और पैसिफिक ओशन में ये आपका हो गया ईस्टर्न वाला पार्ट और ये आपका हो गया वेस्टर्न वाला पार्ट, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नॉर्मल जो समय होता है तो ईस्टर्न वाले पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि इधर कोल्ड वाटर होता है, पेरू इक्वाडोर वाला जो रीजन है साउथ अमेरिका का, और ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया का जो रीजन है इधर वार्म वाटर होता है और लो प्रेशर होता है, और इस तरफ हाई प्रेशर होता है। और आप पढ़िएगा कन्वेक्शनल रेनफॉल कब होता है? जब लो प्रेशर होगा और वार्म वाटर होगा। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा पढ़ते हैं कि वार्म एयर राइजेस अप, और इसके बाद में वो क्लाउड्स में पानी को लेकर के जाएंगे और फिर फर्दर रेनफॉल क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको एल नीनो, ये तो नॉर्मल कंडीशन है कि इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब यहां से ट्रेड विंड्स फ्लो होता है। ट्रेड विंड्स बेसिकली आपको इक्वेटोरियल रीजन्स में मिल जाएगा, और इक्वेटोरियल रीजन्स में सन का डायरेक्ट इंपैक्ट भी पड़ता है। तो ये ट्रेड विंड्स जो है वो गर्म हवाओं को, गर्म पानी को झोंकते हैं बेसिकली, और ये जाकर के इधर सेटल हो जाता है। इस वजह से आपको रेनफॉल देखने को मिल जाएगा इस वाले एरिया में। तो ये कहीं ना कहीं मतलब नॉर्मल कंडीशंस की बात हो गई। अब एल नीनो जब होता है तो एल नीनो क्या होता है? एल नीनो बेसिकली इसका उल्टा पड़ जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में तो हमने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में बारिश हो रहा है, और इधर पेरू और इक्वाडोर वाले रीजन में ड्रॉट है, लेकिन क्योंकि कूल वाटर है तो फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो बूम कर रही है, और इधर मतलब कहीं ना कहीं चीजें आपको नजर आ रही होंगी किस तरीके से। लेकिन जब यही चीजें उल्टा होने लग जाता है, ये चीजें क्या है कि अब आप इसको इस तरीके से करोगे कि मतलब अब बारिश हुआ है, वार्म वाटर ऊपर, कोल्ड वाटर नीचे, फिर ये चीजें उल्टी हो जाती हैं और इस तरफ से पानी अब वापस से आ रहा है, जिसको बेसिकली कहीं ना कहीं वॉकर सर्कुलेशन भी हम कहते हैं। आपको ये मिल जाएगा कि आप वॉकर सर्कुलेशन के नाम से भी इस चीज को जान सकते हो। बाकी डिटेल में डिस्कस करना रहेगा तो किसी दिन हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे इसके लिए। इसके अलावा आप देखोगे तो अब एल नीनो का जो टाइम चला आता है, अब एल नीनो में ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। यहां तक हमने नॉर्मल में देखा था, एल नीनो में अब ये कंडीशंस जो है वो बदल जाएगा। एल नीनो का ईयर आपके सामने यहाँ पे अब नजर आ रहा होगा इस मैप में, आप ध्यान से देखिएगा। अब इस तरफ जो है वो रेनफॉल होगा और इस तरफ ड्रॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ अब आपके यहाँ पे लो प्रेशर है, वार्म वाटर है, क्योंकि हमने बताया कि अब गर्म पानी इस तरफ चला आ रहा है, कोल्ड वाटर इधर सेटल हो जाएगा। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाला रीजन जो है वो इस बार ड्रॉट होगा, और ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि इंडिया में भी उसका इंपैक्ट पड़ता है, और भारत में भी वो ड्रॉट देखने को मिलता है। गर्म जो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि रेनफॉल जब नहीं होगा तो टेम्परेचर राइज देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार पेरू वाले रीजन में भी फिशिंग इंडस्ट्री इंपैक्ट हो जाती है, क्योंकि गर्म पानी आता है तो फिशिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। और ये ला नीना था जो कि नॉर्मल कंडीशंस को ही दर्शाता है। जैसे हमने, अगर आपने नॉर्मल को समझ लिया, समझिए आपने ला नीना को भी समझ लिया है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में बारिश और साउथ अमेरिका वाले रीजन में ड्रॉट होता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये वही चीजें हैं जो हम आपको मैप में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस रीजन्स में एल नीनो के होने पे और नहीं होने पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली जब एल नीनो होता है तो जरूरी नहीं है कि हर बार इंडिया में ड्रॉट होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक एक्सेप्शन है, इंडियन ओशन डाइपोल करके एक फिनोमिना है, आईओडी, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आईओडी है, बेसिकली पॉजिटिव आईओडी क्या है, ये आपको मैप में इंडियन ओशन नजर आ रहा होगा रीजन। तो बेसिकली ये आपको भारत का मैप भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है और ये आपका
अरेबियन सी वाला रीजन है। तो इस तरफ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब अगर गर्म जो है वाटर, वार्म वाटर जो है और जो लो प्रेशर है, बेसिकली जब ये इधर से इधर जाता है अरेबियन सी वाले रीजन में, तो इस पूरे रीजन में बारिश होता है, हैवी रेन्स, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आईओडी का फिनोमिना है। और नेगेटिव में ठीक इसका उल्टा, नेगेटिव में इस बार इंडिया में ड्रॉट पड़ेगा क्योंकि इस बार यहां से यहां जाएगा बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में और फर्दर ये इंडोनेशिया वाले रीजन में जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में बारिश कंडक्ट कराएगा। तो नेगेटिव में इंडिया में ड्रॉट और पॉजिटिव में इंडिया में रेनफॉल। इवन जो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर आया था वो पॉजिटिव आईओडी की वजह से ही आया था। और थर्मोक्लाइन करके एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पे बेसिकली टेम्परेचर जो मीट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये बेसिकली मोडॉकी का फिनोमिना है। इसको आप मतलब जो हमने एक्सप्लेन किया है वही सारे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आई होप आपको डेली करंट अफेयर्स जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। यहाँ करंट अफेयर्स के साथ साथ में आप स्टैटिक को भी लर्न कर रहे हो विदाउट इवन इन्वेस्टिंग एनीथिंग। सिर्फ आप अपना टाइम दे रहे हो और आप कहीं ना कहीं अपना फोकस के साथ में यहाँ पे रहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए इस इनिशिएटिव के साथ में ताकि हम इस करंट अफेयर्स को बेस्ट करंट अफेयर्स बना सके और आप सबके हेल्प के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा। और बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इनिशिएटिव को बताइए कि हम जो है वो तमाम तरीके से स्कीम्स यहाँ पे ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटी का कॉन्सेप्ट्स भी हम समझ रहे हैं अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। तो ट्विन जो है वो बेनिफिट आपको हो रहा है, तो थोड़ा सा बेनिफिट आप भी हम तक पहुंचाते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।